आशा करता है कि आप जो है सभी ठीक ठाक से होंगे। सब कुछ ठीक चल रहा होगा। आपको जल्दी ही सुनने को मिलेगा कि आपके स्कूल खुलेंगे और आप फिर से विद्यालयों में जा पाएंगे, फिर से दोस्तों के साथ मिलकर खेल पाएंगे। अच्छा, इस बीच में हम लोगों ने बहुत सारे बीच में व्यवधान भी उत्पन्न हुआ, हम लोग नहीं बीच में जुड़ पाए, फिर से जुड़ रहे हैं। पिछला पिछला वाला आपने देखा, और उससे पिछला वाला डॉक्टर नीरज शुक्ला सर ने अपना ये समीकरण, अंकों से समीकरण के तरफ के बारे में बताया। और इसके अलावा इसके बाद में आपने देखा कि जल कितना ज़रूरत रहता है, हमें जल की कितनी आवश्यकता रहती है, और कैसे हम उसे बचा सकते हैं, और कितना इम्पोर्टेंट है कि हमें, कितना महत्वपूर्ण है कि हम जल को संजो कर रखें आगे के लिए। अच्छा, आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं डॉक्टर अरशद, हमारे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट से हैं, जो कि आपको आंकड़ों के बारे में बताएंगे कि हम जो चारों तरफ देखते हैं और अनुभव करते हैं और कुछ कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना बड़ा है या क्या, आंकड़ों को एकत्रित करते हैं और उससे कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस संदर्भ में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा विज्ञान पर चर्चा का, वो रहेगा आंकड़ों का जादू। मैं डॉक्टर अरशद के बारे में थोड़ा सा एक मिनट, बता। एक मिनट, एक मिनट सर। जी जी आशीष जी सर, जी, त्रिपाठी जी बताइए एक बताइए। एक मिनट सर, एक एक मिनट, फिर इसके बाद सर का परिचय। नमस्कार साथियों, मैं आईआईटी इंदौर की टीम का स्वागत करता हूं। इस नोडल अधिकारी हमारे डॉक्टर नीरज शुक्ला जी, प्रज्ञान दुबे जी, डॉक्टर आशीष कुमार जी और आज के वक्ता डॉक्टर अरशद जी, मैं सभी का स्वागत करता हूं। और अन्य टीम जो मेंबर्स जो आईआईटी इंदौर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रहे हैं, उनका भी स्वागत कर रहा हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं अपने फील्ड के समस्त एपीसी का, जो हमारे इस लिंक को इस समस्त बीआरसी, बीएससी, सीएससी और स्कूलों तक पहुंचाते हैं। डाइट फैकल्टी का, स्टूडेंट्स के अभिभावकों का और शिक्षक साथियों का, कि जो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और हमें इसका फीडबैक दे रहे हैं। बिना फीडबैक के, बिना प्रोत्साहन के कोई कार्यक्रम चला पाना बड़ा कठिन काम है। तो हमारे फील्ड के शिक्षक साथी, विद्यार्थी हमारे इस कार्यक्रम को नियमित रूप से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और हमें प्रोत्साहन भी कर रहे हैं, ताकि हम लोग नित्य प्रतिदिन नए तरीके से, नए स्वरूप में, बेहतर तरीके से इस प्रोग्राम को लेकर आ रहे हैं। मैं अपने फील्ड के साथियों से अनुरोध करूंगा कि जो विद्यार्थी अभी देख रहे हैं लगातार, वो तो ठीक है, जो नहीं देख पा रहे हैं वो बाद में भी यूट्यूब चैनल जो आईआईटी इंदौर का है उसके माध्यम से देख सकते हैं। कभी भी इस लिंक से इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है। आप लोगों से अनुरोध है कि आईआईटी के जो प्रोफेसर हमेशा इंग्लिश में बातें करते हैं, वो आज हमारे प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार हिंदी में प्रोग्राम लेकर आए हैं। और हिंदी, क्योंकि हमारा प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश है, हमारे प्रदेश के विद्यार्थी इस वर्ष कोई नियमित कक्षा में नहीं जा पाए हैं, विगत 1.5 वर्ष से नहीं जा पाए हैं, उनके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो लाइव है, सीधे है, जिसमें वो बात कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। तो ये कार्यक्रम उनके लिए बहुत ही बेहतर है। अतः आप लोगों से अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोगों की सहभागिता बढ़ाएं और अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करें। मैं पुनः एक बार आईआईटी इंदौर की टीम का स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम को आज प्रारंभ करने के लिए आज का वक्ता डॉक्टर हर्षद जी का मैं पुनः स्वागत करता हूं कि अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। और इसके पहले डॉक्टर आशीष कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि अरशद सर का परिचय दें, प्लीज। धन्यवाद त्रिपाठी, धन्यवाद त्रिपाठी जी। मैं थोड़ा सा ये शेयर कर देता हूँ अरशद जी के बारे में। तो डॉक्टर मोहम्मद अरशद हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज। आपका जन्म कानपुर में हुआ है और आपकी प्रारंभिक शिक्षा भी कानपुर में हुई। अपना आपका बीएससी स्टैटिस्टिक्स, एक मैथमेटिक्स की एक ब्रांच रहती है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। आपने सांख्यिकी विषय में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर से अपना बीएससी कंप्लीट किया और एमएससी उन्होंने सीएसजेएम यूनिवर्सिटी यानी कि अगेन कानपुर यूनिवर्सिटी से स्टैटिस्टिक्स में ही कंप्लीट किया और उसमें उन्होंने प्रथम रहते हुए ये कंप्लीट किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं।
जो टॉप पे रहते हैं स्टूडेंट्स उन्हें गोल्ड मेडल मिलता है बेसिकली। तो वो टॉप पे रहे, उन्होंने एमएससी बहुत अच्छे नंबरों से पास करी और वो गोल्ड मेडलिस्ट है। इसके बाद पीएचडी उन्होंने करी है आईआईटी कानपुर से, वो भी स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स की जो ब्रांच रहती है सांख्यिकी। इसमें हम समझते हैं कि आंकड़ों को एकत्र करते हैं और आंकड़ों से एकत्र करके उससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आपका जो शोध का विषय है वो श्रेणी और चयन, अनुपान सिद्धांत, सांख्यिकी, निर्णय सिद्धांत, रिकॉर्ड और सामान्यीकृत आदेश सांख्यिकी। ये एक्चुअली ये भी आपको शायद ना समझ में आए, पर हाँ धीरे धीरे आप जब आगे समझेंगे तो इन विषयों को समझने की कोशिश आप कर सकते हैं। आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, और इससे पहले आप आईआईटी कानपुर से पीएचडी करने के बाद 2014 में आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। वहाँ पे एज ए लेक्चर फैकल्टी रहते हुए वहाँ से पिछले साल 2020 में आपने आईआईटी इंदौर ज्वाइन किया है। आपको वित्तीय सहायता मिली हुई है आपके रिसर्च के लिए यूजीसी से, और आपके बारे में गूगल स्कॉलर में जाकर के आप और भी जान सकते हैं, और भी उनके बारे में जान सकते हैं। तो अभी मैं सीधे सीधे ज़्यादा समय ना लेते हुए आपके और डॉक्टर अरशद के बीच में डॉक्टर अरशद से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर आशीषा जी इंट्रोडक्शन के लिए। और सबसे पहले मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं इस टीम के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नीरज जी का, और डॉक्टर आशीषा जी और डॉक्टर दुबे जी जो आईआईटी इंदौर के, और उनकी समस्त टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के जो भी हमारे सहयोगी हैं उन सबका धन्यवाद अदा करता हूं। डॉक्टर त्रिपाठी जी और उनकी समस्त टीम का धन्यवाद जो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया ताकि मैं अपने राज्य मध्य प्रदेश के बच्चों से कुछ चर्चा कर सकूं कि सांख्यिकी और जो स्टैटिस्टिक्स है उसके में हम क्या क्या चीजें पाते हैं। तो आज का जो विषय है उसको आंकड़ों का जादू, तो उसको पहले मैं कुछ एक अपनी स्लाइड शेयर करना चाहूंगा। सर मेरी स्लाइड दिख रही है? फुल स्क्रीन कर लीजिए जी। ठीक है। तो इसका आज का जो चर्चा का विषय है वो है आंकड़ों का जादू। आंकड़ों का जादू मैंने इसलिए इसका शीर्षक रखा है क्योंकि जिस तरीके से एक जादूगर अपने रुमाल से कई सारी चीजें निकालता है, कभी वो हमें कबूतर दिखाता है, कभी हमें जो है वो किसी फूल को दिखाता है, निकालता है, इसी तरीके से हम इस समय में आंकड़ों से नई नई सूचनाएं निकालते हैं और उन सूचनाओं को जो उपयोग करते हैं वो हम अपनी प्रगति के लिए, अपने देश की प्रगति के लिए और पूरे विश्व की प्रगति के लिए यूज करते हैं। तो जो आंकड़े हैं वो किसी जादू से कम नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ये चर्चा करना चाहेंगे कि आंकड़े हैं क्या। तो क्योंकि ये जो प्रोग्राम है वो हमारे कक्षा 6, कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों के लिए है, तो मैंने कोशिश ये की है जो भी सामग्री जो इकट्ठा करी है वो आपकी ये जो किताब है एनसीईआरटी की कक्षा 6 की किताब, 7 और 8 की किताब है, उसमें एक अध्याय है, उसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तीनों किताबों में मैंने देखा सेम नाम से है, तो उसमें जो भी सामग्री है मैंने उसका यूज किया है। कुछ सामग्री मैंने इंटरनेट और विकिपीडिया से कलेक्ट किया ताकि आप जब इसको पढ़ें तो आप उसे ये महसूस करें कि हाँ ये तो हमारी ही किताब की सारी चीजें हैं और हम उसे आगे किस तरीके से पढ़ें। और आज की चर्चा में मैं चाहूंगा कि आप इसको अपने और भी जो आपके मित्र हैं वो जो नहीं जुड़ पा रहे उनसे भी चर्चा करें कि हाँ क्या है। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगा पहले कि क्रिकेट से, क्योंकि हम सब लोगों को क्रिकेट बहुत ही पसंद होता है। तो क्रिकेट क्योंकि सभी लोग खेलते हैं, सब बच्चे चाहते हैं कि हाँ कोरोना का पीरियड खत्म हो, स्कूल जाएं और हम क्रिकेट खेलना शुरू करें। तो हम टीवी पे जब क्रिकेट देखते हैं और खेलते हैं तो हम देखते हैं कि जब कोई नया बल्लेबाज आता है क्रीज पर
तो उसके बारे में कुछ जानकारी हमें दी जाती है कि वो जो बल्लेबाज आ रहा है उसने कितने मैच खेले हैं, कितने उसका जो है रन उसने कितने बनाए हैं, कितने उसका जो है स्ट्राइक रेट चल रहा है, कितना उसका औसत है, या पिछले 10 मैच में उसने कितने रन बनाए थे, पिछले मैच में उसने कितने। तो ये सब जो भी जानकारी है, ये सब नंबर जो आते हैं हमारे पास, ये सब आंकड़े हैं। जब भी हमने एग्जांपल लिया है कि अगर पिछले 10 टेस्ट मैचेस में देखें हम कि कितने रन बनाए, कुल कितने रन बनाए किसी बल्लेबाज ने। इसी तरीके से अगर किसी गेंदबाज के बारे में बात करें तो उसने कितने विकेट लिए पिछले 10 मैचों में। अगर हम और भी अगर अपने सराउंडिंग में बात करें तो हमारे जो शिक्षक हैं वो अक्सर टेस्ट लेते हैं, जैसे गणित के शिक्षक हैं हमारे, वो अक्सर गणित का टेस्ट लेते रहते हैं। तो मान लिया कि हमारे शिक्षक ने कोई टेस्ट कंडक्ट किया गणित का। अब उस टेस्ट में क्या हुआ, हमारी कक्षा के सारे विद्यार्थियों को कुछ कुछ नंबर आ रहे हैं। अगर हम उन नंबरों को एक जगह एकत्र कर लें तो जो भी हमारे टेस्ट के नंबर्स आएंगे वो सारे ही आंकड़े हैं, ठीक है। इसे हम डेटा कहते हैं इंग्लिश में। तो ये तो हो गया आंकड़ों के बारे में। अब हम एक और उदाहरण लेंगे कि अगर एक मैच चल रहा है, ठीक है, उस मैच में हमारे पास 4 जो है बहुत अच्छे गेंदबाज हैं और 4 बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं जो खेल रहे हैं। वैसे मैच में तो 11 प्लेयर खेलते हैं, लेकिन हमने 4 बल्लेबाज और 4 गेंदबाजों का आंकड़ा लिया। तो हमने 4 गेंदबाजों का नाम दे दिया ABCD, ABCD। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गेंदबाज ए है उसने जो है 10 ओवर बॉल फेंकी और उन 10 ओवर में से 2 उसने मेडन ओवर दिए। अब मेडन ओवर क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते होंगे शायद, कि जो ऐसे ओवर जिनमें कोई भी रन नहीं दिया गया उसको हम मेडन ओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहां पे उस जो गेंदबाज है उसने 2 मेडन ओवर दिए और जो है 40 रन उसके गेंदबाजी से बने। तो हमने उसके भी आंकड़े इकट्ठा कर लिए कि हाँ 40 रन उसने दिए और उसने अपने पूरे 10 ओवर में 3 विकेट लिए। इसी तरीके से जो गेंदबाज बी था उसका हमने आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, गेंदबाज सी का आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, गेंदबाज डी का आंकड़ा। अब बल्लेबाज पे आते हैं। हमने बी जो बल्लेबाज था उसको देखा कि वो कितने रन उसने बनाए, तो उसने हमारे 45 रन बनाए, तो हमने वो लिख लिया। उसने कितनी बॉलें खेली, तो उसमें क्या हुआ, उसने 62 जो 62 बॉलें हैं उसने हमें 45 रन बनाए थे, तो हमने वो लिख लिया। उसके बाद हमने लिया कि उसने क्रीज के ऊपर कितना समय व्यतीत किया, तो समय हमने देखा कि मिनटों में तो 75 मिनट का समय उसने व्यतीत किया। इसी तरीके से बाकी भी बल्लेबाजों के हमने आंकड़े इकट्ठा कर लिए। तो अब ये तो हमने एक तालिका के फॉर्म में ये एक आंकड़े इकट्ठा कर लिए कि हमारे जो 4 अच्छे बल्लेबाज थे और 4 अच्छे गेंदबाज थे उन्होंने किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया। अब बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे हमने कहा कि कौन सा गेंदबाज था जिसमें सबसे ज्यादा विकेट लिए। तो आप फौरन क्या जाएंगे इस तालिका में जहां पे हमने विकेट को स्टोर किया है, लिखा हुआ है, वहां पे देखिए हमने क्या लिखा है विकेट में। तो सबसे ज्यादा विकेट कितने हैं, 4 विकेट लिए हैं। तो अब किस गेंदबाज ने 4 विकेट लिए, जो गेंदबाज का नाम डी था उसने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। अब हमने कहा किस गेंदबाज ने सबसे कम विकेट लिए, तो हमारे पास 1 विकेट लेने वाला जो गेंदबाज था उसका नाम सी था, तो हमने कहा सी जो गेंदबाज है उसने सबसे कम विकेट लिए। अच्छा, किस गेंदबाज ने सबसे कम रन दिए, तो सबसे कम रन देने वाला गेंदबाज कौन सा, तो आप देख सकते हैं दूसरे इस कॉलम में देख सकते हैं जहां पे हमने रन को लिया है, यहाँ पे क्या है 20 रन सबसे कम है। तो 20 रन कम होने का मतलब है कि जो गेंदबाज हमारे पास सी है उसने सबसे कम रन दिए भी। इसी तरीके से बल्लेबाज में आएंगे, अगर हम सवाल करते हैं कि सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने बनाए, तो आप रन के ऊपर आएंगे तो रन में देखेंगे 55 रन जो है सबसे ज्यादा रन है। तो 55 रन किसने बनाए हैं, एफ बल्लेबाज ने बनाए हैं। तो हमने कहा कि एफ बल्लेबाज है वो हमारा सबसे ज्यादा रन बना। तो ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, ये जो हमारी जानकारी है, ये सारी जानकारी हम क्या कर रहे हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करके उससे निकाल पा रहे हैं। तो हम इसी को हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस जानकारी को हम प्रदर्शित करेंगे और किस तरीके से हम आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे। आज की चर्चा का यही एक विषय है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे बहुत अच्छे बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। उनका ये देखिए ये आंकड़े हैं उनके कि मैचेस उन्होंने क्या करे हैं, जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें 90 टेस्ट मैचेस खेले हैं और जो वनडे मैचेस है 350 वनडे मैचेस खेले हैं और T20 जो है 98 T20 खेले हैं। उसके बाद उनके रन का हमारे कितने रन उन्होंने बनाए हैं, कितनी उन्होंने हंड्रेड्स बनाए हैं, कितनी बार उन्होंने 50 रन से ज्यादा रन बनाए हैं। तो वो सारे आंकड़े हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ये आंकड़े जो है 15 अगस्त 2020 तक के हैं, मतलब पिछले साल 15 अगस्त तक के उन्होंने जितना खेला था उनके अपने करियर में वो सारे आंकड़े। इस तरीके से हम और भी बल्लेबाजों के और भी अपने टीम के मेंबरों के जो है आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप लोग गूगल पर जाकर ढूंढ सकते हैं कि भाई किस बल्लेबाज ने किस कौन कौन से हमारे अच्छे प्लेयर हैं, जो आपके पसंदीदा प्लेयर हैं उनके आंकड़े इकट्ठा कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह के आप एक असाइनमेंट भी अपने स्कूल में बच्चों का बना सकते हैं कि हाँ हमारे जो बल्लेबाज हैं और जो हमारे प्लेयर हैं जो हमें पसंद है बहुत प्लेयर उनके क्या आंकड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली आंकड़ों के ऊपर वो था। आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं है,
कि हम सोचा कि हम नंबर इकट्ठा कर रहे हैं, यही आंकड़े हैं। आंकड़े क्या है, वो इसके अलावा भी है। जैसे घर में हमारी माता जी है, तो माता जी चावल बनाती हैं, तो चावल जब बनाती हैं तो वो पकाते टाइम वो देखती हैं बीच में कुछ चावल के दाने ले लेती हैं, और उसके बाद उसको टेस्ट करती हैं कि चावल पक गए या नहीं पक गए। अगर चावल पक गए हैं तो उनको पता चल जाता है कि ठीक है, अब चावल जो है चूल्हे को बंद कर देना है। अगर लेकिन नहीं पके तो वो उस तरह का टाइम पता करती हैं कि हाँ, कितनी देर चूल्हे को और जलाना है कि चावल पक जाए। तो अब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी आंकड़े ही इकट्ठा करे उसके, ताकि जिससे क्या हो रहा है कि हम ये पता कर पा रहे हैं कि हमारा चावल पका है कि नहीं है। ये भी एक तरह का आंकड़ा है। अब अक्सर क्या होता है, हम लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, मौसम चेंज हो रहा है, इस टाइम पे लोग बुखार आने लगता है, सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, और डॉक्टर साहब हमको क्या करते हैं, मीठी गोली कभी दे देते हैं, कभी कभी कड़वी कड़वी कई कलर की दवाइयां दे देते हैं, और हम उसको खा लेते हैं, और उन दवाइयों से हम कभी सही हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम नहीं सही होते हैं, फिर हम दोबारा डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब जो है हमको अभी हमारा बुखार नहीं जा रहा है, तो वो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही है, या आपके शरीर में क्या चल रहा है उसका पता करना है। तो वो हमको ब्लड टेस्ट लिख देते हैं कि जाइए आप पहले ब्लड टेस्ट करा के आइए, और उससे जो हमको जानकारी मिलेगी, उस जानकारी के हिसाब से हम आपकी दवा लिखेंगे। तो हम जाते हैं, हम ब्लड टेस्ट करा लेते हैं। ब्लड टेस्ट क्या है, ये भी एक तरह का आंकड़ा है। वहां पे हमको सैंपल देना होता है, थोड़ा सा हमारा ब्लड निकाल लिया जाता है, वो लैब भेज दिया जाता है। अब लैब में क्या होता है, वहां पे टेस्टिंग होती है। अब टेस्टिंग भी होकर के वो क्या करते हैं, वो उसको आंकड़ों को ही जमा कर रहे हैं, वो डेटा को ही कलेक्ट कर रहे हैं, और उन डेटा के हिसाब से वो एक रिपोर्ट बना के देते हैं। फिर हम वो रिपोर्ट डॉक्टर साहब को दिखा देते हैं, डॉक्टर साहब हमको नई दवा दे देते हैं कि हाँ, हमारे शरीर में क्या क्या। तो देखिए, शरीर के अंदर के भी हमने आंकड़े इकट्ठा कर लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरह के जो है आंकड़ों का बहुत ही अच्छा। अभी आजकल बहुत कोरोना चल रहा था, बहुत सभी लोग परेशान थे, सबके घरों में लोग बीमार हो रहे थे, ये हो रहे थे, तो उसके लिए भी हमें आंकड़े इकट्ठा करने की बहुत जरूरत थी। तो हमारे जो डॉक्टर अंकल थे और जो उनकी टीम थी, वो सब पीपीटी किट पहन करके जाती थी और आंकड़े इकट्ठा करती थी। तो देखिए, ये एक पिक्चर है जिसमें हमने ये दिखाया है कि हाँ, किस तरीके से वो डॉक्टर अंकल जो है आंकड़े इकट्ठा करते थे। अब वो जब आंकड़े इकट्ठा करके लैब भेजते थे, तो वहां से एक रिपोर्ट आती थी कि हाँ, कोरोना का पॉजिटिव है कोई पेशेंट, या पेशेंट नहीं पॉजिटिव है। फिर वो आंकड़े जो है जमा होते थे सरकार के पास। अब सरकार जो है हमको बताना भी चाहती है कि हाँ भाई, कितना कोरोना चल रहा है, कितना नहीं हो रहा। अब वो अगर हमको नंबर हम खाली भेजेगी, तो हमको नंबर तो ऐसे समझ में भी नहीं आएंगे, इतने सारे। भाई 2 साल का पीरियड होने वाला है, पूरा 2 साल हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो हम कैसे। तो हमने क्या किया, उसको हमने अलग अलग ग्राफ और पिक्चर के जरिए हमने उसको शो करना शुरू किया। तो ये देखिए, एक पिक्चर है, ये पिक्चर क्या शो कर रही है, ये हमारे जब हमारे यहाँ कंट्री में जो है कोरोना शुरू हुआ, शुरू में तो 0 कोरोना केस थे, तब से हमने स्टार्ट किया, और वो धीरे 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 21 मई 2020 में बढ़ गए, और वो यहाँ तक आ गए, फिर और बढ़ना शुरू हुए, और बढ़ते बढ़ते वो काफी बढ़ गए, और वो करीब 1 लाख, ये देखिए, ये 1 लाख 1L जो लिखा है, ये 1 लाख को शो कर रहा है। तो हमारे आंकड़े जो है पिछले साल 1 लाख तक पहुंच गए। और वो अब एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इससे ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि हाँ देखिए, 1 लाख तक आंकड़े आ गए। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम हमारा बीतता चला गया, तो हमारे क्या हुआ, कोरोना के केसेस कम होने लगे, और वो बहुत कम हो गए, बिल्कुल खत्म से थोड़ा सा ज्यादा रहे। लेकिन फिर से दूसरी लहर आ गई कोरोना की। अब क्या हुआ, जब दूसरी लहर आ गई, तो फिर से कोरोना के मरीज बढ़ना शुरू हो गए। अब इस बार वो बहुत ही खतरनाक थी, बहुत डेंजरस थी। तो क्या हुआ, उसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हुए, और देखिए, एक टाइम ऐसा आया कि ये 4L के बराबर पहुंच गए, 4 लाख के पास आ गए। मतलब रोज जो है हमारे देश में 4 लाख लोग जो है कोरोना से पॉजिटिव होने लगे। और उसके बाद धीरे धीरे वो भी एक जो कठिन समय था हमारा बीत गया, और धीरे धीरे हमारे क्या हुआ, कोरोना के केसेस कम होना शुरू हो गए। और अभी भी कोरोना खत्म तो नहीं हुआ है बच्चों। देखिए, अभी ये 14 अगस्त 2021 तक का आंकड़ा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी हमारे कितने आ रहे हैं, 36,000 के आसपास के आंकड़े रोज आ रहे हैं। लोग 36,000 लोग जो हैं रोज अभी कोरोना से पॉजिटिव हो रहे हैं हमारे देश में। इसलिए अभी हमको अभी भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि हमारे कोरोना के केसेस कम होते जाएं, और एक दिन ऐसा आए कि कोरोना खत्म हो जाए, तो हम अपने स्कूल में वापस आ जाएं, और हमारी नई पढ़ाई शुरू हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, आप एक चीज देखिए कि अक्सर क्या होता है, हमारे घर में कोई अंकल आते हैं, और वो हमारे पिताजी या माताजी या हमारा भाई, कोई भी जो घर में मिलता है, उससे कहते हैं कि मैं सेंसस विभाग से आया हूँ, मैं आपका कुछ कीमती समय लेना चाहता हूँ, उस कीमती समय में मैं आपके कुछ आंकड़े इकट्ठा करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये आंकड़े क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, ये इसलिए आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो आपके बारे में पता कर सके, वो अपने देश में रहने वाले सभी नागरिकों के बारे में पता कर सके, उनकी सारी आयु के बारे में पता कर सके,
उनको किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, वो किस तरह का खाना खा रहे हैं, ताकि हम उनके बारे में सरकार जो है आगे फ्यूचर के लिए उनकी ज़रूरतों की चीज़ों को मुहैया करा सके हमें, ठीक है? हमारे लिए एक अच्छा भविष्य बनाने के लिए जो है नई-नई प्लानिंग कर सके। तो इस तरह के लिए इन सारी चीज़ों के लिए आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। अब आंकड़े इकट्ठा करने के लिए आपको कि ये इतना बड़ा देश है हमारा, इतना बड़े देश में आंकड़े कैसे हम मैनेज करेंगे? तो इसके लिए क्या है, सरकार ने एक विभाग बनाया है, ठीक है? उस विभाग का नाम है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर, ठीक है? आप गूगल पे कभी टाइप करिएगा अपने फ़ोन में या अपने लैपटॉप में censusindia.government.in, तो आपको ये वेबसाइट खुलेगी। इसको जो है जनगणना विभाग भी लोग बोलते हैं और इसमें देखिए लोगो ही सामने लिख के आता है, हर शहर, हर ग्राम, छूटे ना कोई नाम। तो हम हर गाँव-गाँव जाते हैं, हर शहर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, एक-एक आदमी से बात करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे लोगों से हमें बात करनी है, इतना सारे आंकड़े इकट्ठा करने हैं, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए जो जनगणना विभाग है, जो जनगणना कर रहे हैं सेंसस वाले, वो हर 10 साल पे जनगणना स्टार्ट करते हैं। तो पिछली बार जब जनगणना हुई थी, तो वो 2011 में हुई थी। ठीक है? तो अब उससे पहले जो है, वो उससे पहले जो हुई थी 2001 में हुई थी। अब 2011 से अगर 10 साल का हम और उसमें जोड़ते हैं, तो 2021 आ गया। तो अभी इस साल की शुरुआत में हमें जनगणना स्टार्ट करनी थी। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि कोरोना आ गया, तो हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया, लेकिन अब धीरे-धीरे जनगणना स्टार्ट हो रही है। ये कई साल लग जाते हैं, 1-2 साल तक के हम आंकड़े इकट्ठा करते रहते हैं, फिर उन्हें प्रेज़ेंट करते हैं, फिर उनको बहुत सारा क्लीनिंग किया जाता है, फिर उनको वो योग बनाया जाता है। तो अगर देखिए ये हम कब से कर रहे हैं, तो ये क्या है, जब हम आज़ाद भी नहीं हमारा देश होता, उससे पहले से कर रहे हैं। पहली बार आंकड़े 1881 में हमने इकट्ठा करना शुरू किए, ठीक है? जब अंग्रेज़ों की सरकार हुआ करती थी, तब उस टाइम पे इसका नाम था सेंसस कमिश्नर, ओके? तब हमने 1881 से 1941 तक के आंकड़े इकट्ठा किए। फिर जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो फिर हमारे पास क्या हुआ, हमने उसका नाम जो है नया बना दिया, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ये सब नाम हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। आपको जब आप गूगल पे साइट पे देखेंगे, तो आपको वहाँ पे मिल जाएँगे कि कौन-कौन उसके ज़िम्मेदार था, कौन सेंसस कमिश्नर था। तो अभी 2019 में डॉक्टर विवेक जोशी जी जो हैं, उन्होंने सेंसस कमिश्नर का भार सँभाला हुआ है। अब उन्हीं की सारी देख-रेख में हमारे यहाँ जो है इस बार का सेंसस किया जाएगा, ठीक है? तो बच्चों, ये सारी जानकारी आप लोगों को पता होगी, तो आपको प समझ आएगा कि ये आंकड़े जो हैं, ये कितने ज़रूरी हो गए हैं आज के समय में। अब हम कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं जो आपकी किताब के एग्जाम्पल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक बहुत ही रोचक एग्जाम्पल है कि हमारी जो कक्षा के एक शिक्षक हैं, तो वो ये चाह रहे हैं कि दोपहर में जो हम भोजन करते हैं हमारे विद्यार्थी, उसमें हमें ये आंकड़ा पता चल जाए कि कौन से विद्यार्थी को हमारा चावल पसंद है और कौन से विद्यार्थी हैं जो केवल रोटी पसंद करते हैं और कौन से विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों चीजें पसंद करते हैं। तो उन्होंने अपनी कक्षा की एक स्टूडेंट मारिया को बुलाया और बोला, मारिया से अपने कक्षा में जाओ और वहां पर बच्चों से बात करो और बात करके ये आंकड़ा इकट्ठा करके लाओ। तो मारिया ने क्या किया, एक कागज लिया और एक पेंसिल ली और उसके बाद उसने अपने कागज पे लिखा भोजन रुचि और एक तरफ लिख दिया केवल चावल, केवल रोटी, चावल और रोटी दोनों, ठीक? उसके आगे लिखा विद्यार्थियों की संख्या। अब उसने पहले विद्यार्थी से पूछा और उसने जो भी बताया, उसने बताया कि हाँ, हमारे पास जो है हमें चावल पसंद है केवल। तो उसने क्या किया, चावल के सामने एक खड़ी लकीर बना दी। दूसरे विद्यार्थी के पास गया, उसने कहा कि हमें चावल और रोटी दोनों पसंद है। तो उसने कहा अच्छा, तो उसने चावल और रोटी के सामने एक लकीर बना दी। फिर तीसरे विद्यार्थी के पास गया, उसने कहा कि हमें चावल पसंद है, तो उसने चावल के सामने एक और लकीर बना दी, खड़ी लकीर। तो इस तरीके से उसने कक्षा के सारे विद्यार्थियों से बात करी और जितने जो भी कहा अपना जवाब, सबके जवाब के सामने खड़ी लकीर बना दी और शिक्षक के पास चली गई कि सर ये देखिए हमने आंकड़े इकट्ठा कर लिए। अब शिक्षक ने कहा कि इसे गिन के तो बताओ कितने लोग हमारे चावल खा रहे हैं, कितने लोग वो खा रहे हैं। तो उसने कुछ हमारे ये क्या है, खड़ी लकीरों को गिनना शुरू कर दिया और गिन करके नंबर आगे लिख दिया और सर को बता दिया कि सर भाई हमने इतने लोग रोटी खा पसंद करते हैं, इतने लोग चावल पसंद करते हैं। तो सर ने जो है एक दूसरे विद्यार्थी को बुलाया और उस दूसरे विद्यार्थी से कहा कि आप इसको जो है इन खड़ी लकीरों को आप भी गिन के बताओ। तो उस दूसरे वाले विद्यार्थी ने क्या किया, खड़ी लकीरों को गिनना शुरू किया। अब जब उसने उसको गिनना शुरू किया, तो उसने जो है मारिया से कुछ अलग नंबर बता दिया।
तो अब क्या हुआ, अब खड़ी लकीरों को जब हमने गिना तो मारिया ने तो कुछ और गिना था। अब हमारा दूसरा विद्यार्थी मान लिया सुरेश है, तो सुरेश ने कुछ और जवाब दे दिया। तो अब या तो मारिया ने गलती करी या फिर सुरेश ने गलती करी। तो अब गुरुजी ने कहा कि किसी एक ने खड़ी लकीरों को गिनने में गलती कर दी है आप लोगों में से, तो अब उसको हम क्या करें। तो सुरेश ने कहा सर हम एक तरीका ऐसा करते हैं कि हम 10 लकीरें गिन करके एक सर्किल बना देते हैं ताकि गलती ना हो। तो गुरुजी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि आप 10 लकीरों को पे एक सर्किल बनाते चले जाइए। तो इन्होंने सुरेश ने क्या किया, 10-10 का गिना और एक सर्किल बना दिया, और उसके बाद जो बाकी बची हुई लकीरें थी उनको गिन लिया। तो 10 और प्लस ये 7 लकीरें इसमें बची थी, उसमें इन्होंने गिन लिया तो 17 हो गया। दूसरे में हुआ 10 और फिर 3 लकीरें हो गई, फिर 13 हो गया। फिर क्या 10-10-20 हो गया। तो ये तो एक अच्छा सा तरीका सुरेश ने हमें बता दिया। लेकिन मारिया ने कहा कि सर कभी कभी ऐसा होगा कि गलती होने के चांस 10 में भी हो सकते हैं। अगर हम 10 लकीरों को गिन रहे हैं, हो सकता है 2 लकीरों को एक बार गिन जाए या एक लकीर को 2 बार गिन जाए। तो अगर हम 10 की जगह पे ऐसा करें कि 5-5 लकीरों के बाद सर गोला बना दे, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो सर ने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया, अच्छा 5-5 लकीर वाला बनाओ। तो मारिया ने क्या किया, 5 लकीरों पे एक सर्किल बना दिया, दूसरी 5 लकीरों पे एक सर्किल बना दिया, तीसरी 5 लकीरों पे एक सर्किल बना दिया, और उसके बाद जो है 2 लकीरें बच गई। तो अब क्या हुआ, 5 5 5, तो 3 बार 5-5 के ये सर्किल थे, तो 5 तिहाई 15 हमने गुणा कर दिया तो 15 आ गया, और 2 लकीरें खड़ी थी तो 17 हो गया। तो गिनना आसान हो गया हमारे लिए। लेकिन गुरुजी ने कहा कि ऐसे तो ये होगा कि आप पहले लकीरें बनाएंगे और उसके बाद आप सर्किल बनाएंगे। इससे अच्छा एक तरीका मैं बताता हूँ आप दोनों को। आप जब गिनना शुरू कर रहे थे, जब आंकड़े इकट्ठा कर रहे थे, तो उसी समय पे आप जो है इसके बंडल 5-5 के बनाना शुरू कर दीजिए। कैसे बनाइए कि जैसे ही मारिया ने पहले बच्चे से सवाल किया तो उसने जो भी जवाब दिया था उस पे एक खड़ी लकीर बना दी। उसके बाद जब दूसरा जवाब आया उस पे एक खड़ी लकीर बना दी, तीसरा जवाब। तो जब भी हमारे पास किसी भी कैटेगरी में, मान लिया कि हमारे पास चावल वाले में 4 खड़ी लकीरें बन गई थी, और किसी 5वें विद्यार्थी ने जैसे ही हमें चावल का जवाब दिया, तो अब 5वीं खड़ी लकीर बनानी थी। तो अब हम 5वीं खड़ी लकीर ना बना करके एक तिरछी लकीर बना देंगे जो पहली और तीसरी वो चौथी लकीर को जोड़ेगी। ठीक है, तो इससे हमारा ये हुआ कि 4 लकीरें तो खड़ी बनानी है, लेकिन जैसे ही उसी ग्रुप में 5वां जवाब आएगा तो हम उसकी एक तिरछी लकीर बना देंगे, तो वो 5 का एक बंडल बन जाएगा। तो बाद में हमें गिनना नहीं पड़ेगा कि हाँ हम गिन करके फिर सर्किल बना रहे हैं। फिर इसी तरीके से फिर से हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम वो करेंगे, फिर खड़ी लकीरें बनाते जाएंगे, और उसके जैसे ही इसका 5वें का बंडल पूरा होगा हम एक तिरछी लकीर बना देंगे। इस तरीके से हम सारा अपना जो भी आंकड़ों का कलेक्शन है वो पूरा हो गया हमारा। अब हमें गिनना भी आसान है। तो गिनने कैसे, हमने पहला वाला ग्रुप है, दूसरा वाला ग्रुप है, तीसरा ग्रुप है, तो 5 5 10 5 3 15, और उसका 2 जो बची थी तो ये 17 हो गए। तो गिनना वैसे ही है जैसे सर्किल वाला जो सुरेश ने आइडिया दिया था, मारिया ने आइडिया दिया था। तो इस तरह का जो भी हमारा जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम मिलान चिन्ह कहते हैं बच्चों। ठीक है, और इंग्लिश में हम टेली मार्क्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपकी किताब में ये एक टॉपिक है जो कि मिलान चिन्ह कैसे करते हैं। तो अब आप किसी भी तरह का वो करेंगे तो आप आराम से मिलान चिन्ह जब भी आएगा, नंबर को आप देख रहे हैं तो आप मिलान चिन्ह बनाते जा सकते हैं आराम से। खड़ी लकीरें बनानी है 4, 5वीं तिरछी, फिर 4 खड़ी, फिर 5वीं तिरछी, इस तरीके से हम मिलान चिन्ह बना सकते हैं। अब क्या है, मिलान चिन्ह ही एक ऐसा तरीका नहीं है कि हम आंकड़ों को वो कर रहे हैं। कभी कभी क्या करते हैं हम, चित्रलेख जिसको हम पिक्टोग्राफ बोलते हैं वो भी हम बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें एक चित्र बनाने का भी अनुभव हो जाएगा कि हम चित्र बनाना सीख जाएंगे। दूसरा क्या होगा, हम उन चित्रों से जो है बहुत अच्छे से हम जो है अपने सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, एक सप्ताह उठा लिया, हमारी कक्षा में 30 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और उनकी जो उपस्थिति और अनुपस्थिति दर्ज करनी है उसको ले लिया। तो हमें पता है कि जब हम क्लास की उपस्थिति दर्ज करते हैं तो क्लास में उपस्थित लोग ज्यादा होते हैं, अनुपस्थित बच्चे कम होते हैं। तभी हमने क्या किया, हमने एक जो चित्र है उसकी जगह पे हमने एक चित्र बराबर एक अनुपस्थिति मान लिया। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही एक छात्र अनुपस्थित होगा हम एक चित्र बना देंगे। ठीक है, और हमने क्या किया, लिख लिया, क्योंकि हमारे पास जो विद्यालय है वो खुलता है सोमवार से शनिवार तक। तो हमने लिखा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो हमने क्या किया, जैसे ही सोमवार की जो है हमारी उपस्थिति दर्ज होना हुई, तो जैसे ही पहला विद्यार्थी अनुपस्थित हुआ हमने एक चित्र बना दिया।
दूसरा अनुपस्थित हुआ, हमने दूसरा चित्र बना दिया। तीसरा अनुपस्थित हुआ, उस दिन हमने तीसरा बना दिया। इस तरीके से जितने अनुपस्थित छात्र थे, हमने उतने चित्र बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से एक चित्र वाला चित्रालेख बन के तैयार हो गया। अब सवाल पूछे जाएंगे हमसे कि भाई किस तरह, बहुत सारे। तो पहला सवाल जैसे हमसे पूछा गया, किस दिन सबसे अधिक विद्यार्थी अनुपस्थित थे? तो अब आप देखिए कौन सा दिन ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा चित्र हैं। तो पहले वाले में तो 5 चित्र बने हैं, दूसरे में 4 हैं, तीसरा जो दिन है बुधवार, उसमें 2 ही चित्र है, बृहस्पतिवार में कोई भी चित्र नहीं बना है, शुक्रवार में 1 चित्र बना हुआ है, और जो शनिवार है उसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चित्र बने हुए हैं। इसका मतलब सबसे ज्यादा चित्र जो है शनिवार में बने। तो आपका जवाब आ गया कि हाँ, शनिवार में सबसे ज्यादा अनुपस्थित छात्र थे। दूसरा सवाल हमने पूछा, किस दिन उपस्थिति पूर्ण रही, मतलब पूरा का पूरा क्लास जो है प्रेजेंट है, उपस्थित है। तो हम देख रहे हैं कि बृहस्पतिवार दिन जो है उसमें एक भी छात्र अनुपस्थित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या है, वो बृहस्पतिवार है। उसके बाद है, इस सप्ताह में कुल अनुपस्थिति कितनी रही? तो अब कुल अनुपस्थिति गिननी है तो क्या करना पड़ेगा हमें? हमें सारे के सारे चित्रों को काउंट करना पड़ेगा, गिनना पड़ेगा। तो हमने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, अगर हम इसको 1 2 3 4 के जगह पे 1 2 3 4 गिने तो भी हमारे पास 20 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, 20 अनुपस्थिति पूरे सप्ताह में रही। अब हम दूसरा एग्जाम्पल उठाते हैं कि जैसे एक मोहल्ला है हमारा, उसमें क्या है, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। अब वो फ्रिज जो है, उनके घरों में फ्रिज है, तो अब वो फ्रिज जो है उन्होंने अलग अलग कलर के ले रखे हैं। तो 4 कलर के फ्रिज अगर हमने माने कि हमारे पास है, नीला, हरा, लाल और सफेद। तो अब हम इस तरह का आंकड़ा इकट्ठा करना चाहते हैं कि मोहल्ले में कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास नीले कलर का फ्रिज है, किनके पास लाल कलर का फ्रिज है। तो हमने क्या किया, क्योंकि घर बहुत ज्यादा थे, तो हमने उसमें क्या हुआ, एक जो है कुछ स्केल, एक चित्र की जगह पे कुछ स्केल मान लिया, मतलब एक चित्र बराबर हमने मान लिया 10 व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अगर एक चित्र बनाएंगे तो हमें बहुत सारे चित्र बनाने पड़ेंगे, तो वो हो सकता है हमारे कागज पे भी ना आ पाए। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम कुछ मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने सोचा कि हम कुछ 10 मान लेते हैं, 10 मानना। तो 10 मान करके हमने कहा, अब जैसे 10 लोगों ने हमको बोला कि हाँ हमारे यहाँ नीला फ्रिज है, तो हमने एक चित्र बना दिया। फिर 10 लोगों ने हमारे बोला कि हमारे पास जो है लाल है, तो हमने लाल के सामने एक चित्र बना दिया। और इसी तरीके से हमने सब में चित्र बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि हम पहले बना रहे थे। अब यहाँ पे देखिए एक क्या हुआ, जब हमारे पास लाल वाले में 5 लोगों ने बोला हमसे कि हाँ चित्र जो है हमारे पास 5 लोगों का पास लाल फ्रिज था, तो हमने यहाँ पे देखिए आधा चित्र भी बनाया होगा। तो ये जो आधा चित्र है, ये दरअसल क्या है, 5 व्यक्तियों को दर्शा रहा है। मतलब 5 व्यक्तियों के पास जो है लाल फ्रिज है, ये दर्शाने के लिए हमने आधा चित्र बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम चित्र को भी रेशियो में ले लेते हैं कि आधा चित्र बना देते हैं या एक चित्र बना। अब उसको और ज्यादा हमें पार्टीशन करना वो ठीक नहीं रहता कि अगर मान लिया अगर हमारे पास 2 लोगों के पास लाल फ्रिज हमें दिखाना है, अब 2 लोगों के लिए हम क्या आधा चित्र तो बना नहीं पाएंगे, क्योंकि आधा चित्र बनाएंगे तो ये 5 को इंडिकेट करेगा, और अगर चित्र नहीं बनाएंगे तो ये 0 को इंडिकेट करेगा। तो इस तरह के मतलब उसको दर्शाएगा। तो इस तरह की चीजों के लिए हमारे पास हम क्या करते हैं, उसको जो है वो नंबर किसके करीब में है वो ले लेते हैं। तो ये एक तरह से जो है हमारा एग्जैक्ट नंबर तो नहीं आता, एग्जैक्ट फिगर नहीं आता हमारे पास कुछ। तो जैसे हमने बोला कि 22 लोग अगर हमारे पास लाल फ्रिज यूज कर रहे हैं, तो 22 लोगों के लिए लाल फ्रिज कैसे आप दिखाओगे? तो 22 लोगों के लिए आप 10 के लिए तो आपने एक ले लिया था। ठीक है, तो आप एक चित्र बना दोगे, फिर 10 के लिए एक चित्र बना दोगे, उसका जो 2 होगा उसको आप देखोगे क्या ये आधे या मतलब 5 के करीब है नंबर, या फिर ये 0 के करीब है। तो क्योंकि ये 2 नंबर जो आ रहा है ये 0 के करीब है, इसलिए हम इसके लिए कोई चित्र नहीं बनाएंगे। तो वो क्या होगा, कभी कभी अगर पिक्टोग्राफ जो होता है उससे एग्जैक्ट जो है सही जानकारी नहीं हम दर्शा पाते हैं, अगर हमने वहां पर कुछ फ्रैक्शन में ले रखा है। कोशिश ये करते हैं कि हमारा जो हम फ्रैक्शन यहाँ पे ले, जो भी हमारा जो अनुपात होगा, जैसे 10 का हमने अनुपात यहाँ पे ले रखा है, ये ऐसा अनुपात हम ले जिससे हम सबको दर्शा सके। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको जो है एक करीब वाले पे भी दर्शा देते हैं।
तो अब हमारे पास कुछ सवाल आते हैं इस चित्रलेख के लिए। तो ये चित्रलेख के लिए सवाल ये है कि नीले रंग को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो नीले वाले पे हम जाते हैं, तो नीले वाले पे हम गए। अब नीले पे देखा हमने कितने चित्र हमने बनाए, तो हमने बनाए 1 2 3 4 5, तो 5 चित्र हैं हमारे पास। ठीक है, अब 5 चित्र हैं। अब एक चित्र किसको दर्शा रहा है? एक चित्र दर्शा रहा है 10 व्यक्तियों को। तो 5 चित्र कितने व्यक्तियों को दर्शाएंगे? हम सीधे गुणा कर देंगे। तो 5 गुणे 10 बराबर 50। तो पहला आंसर हो गया कि 50 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने नीले रंग का जो है फ्रिज यूज किया। कितने व्यक्ति लाल रंग पसंद करते हैं? तो लाल रंग के लिए अब हम देखेंगे, तो हम सीधे लाल पे पहुंच गए। तो लाल पे हमने देखा कितने लोग हैं, तो अब हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5। तो 5 तो हमारे पास पूर्ण चित्र हैं और एक जो है वो हमारे पास आधा चित्र है। तो जो 5 पूर्ण चित्र हैं, तो 5 गुणे 10 करेंगे, तो ये तो हो गया 50। और उसके जो आधा चित्र है उसके लिए क्या होगा, क्योंकि एक पूर्ण चित्र हमारा 10 बता रहा था, तो आधा चित्र हमारे 5 व्यक्ति को दर्शाएगा, तो हम उसमें 5 का जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। तो दूसरा जो जवाब होगा वो होगा 55, जो होगा वो हमारा जवाब होगा। 55 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि हमारे लाल रंग का फ्रिज पसंद कर रहे हैं। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से हम जो है चित्रलेख से बहुत सारी जानकारी निकाल लेते हैं, जबकि नंबर तो हमने देखे ही नहीं अभी। यहाँ पर हमने सिर्फ बात करी और उसके बाद हम चित्र बनाना शुरू कर दिए। अब एक और हम एक अच्छा सा जो है चित्र देखेंगे, जिसको हम दंड आलेख बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बार ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें हमारे पास दो अक्षेस होती हैं। आपने अक्ष पढ़ी होंगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपके पास है। तो उसमें क्या होता है? एक एक्स अक्षेस होती है, जिसको आप एक्स एक्सेस बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। इसी तरह से वाई एक्सेस होती है। तो एक्स एक्सेस पे हम एक वेरिएबल लेते हैं, एक चर की वैल्यू लेते हैं, और वाई एक्सेस पे हम दूसरे चर के मान को रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? वाई अक्ष जो होगी उस पे हम वैल्यूज को लेंगे जो कि मान होंगे एक चर के, और जो एक्स वाला अक्ष है वो एक वैल्यू होगा, और उसके ऊपर क्या होगा? एक खड़े खड़े जो है ये हम जो है दंड बनाना शुरू करेंगे इस तरीके के। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे किस तरीके के हमें दंड बना रहे हैं और दंड हमें किस तरीके से बनाना है। तो हमारे पास मेन चीज क्या है? हमें दो अक्ष बनाने हैं। पहले एक अक्ष पे एक चर लेना है, दूसरे अक्ष पे दूसरा चर लेना है। तो हम उदाहरण से इसको समझेंगे। तो हमने उदाहरण उठाया है टाइटेनिक का। टाइटेनिक आप सबने सुना होगा। टाइटेनिक जहाज था, एक बहुत ही विशाल जहाज था जो 1912 में बनाया गया था। 10 अप्रैल 1912 में इसको समुद्र में छोड़ा गया था अपनी जर्नी के लिए। और उसके बाद वो 5 दिन की उसने अपनी जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाया। 5वें दिन वो एक बर्फ के बहुत विशाल जो पहाड़ था उससे टकरा करके डूब गया था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, पिक्चर बनी थी, वो भी बहुत लोगों ने शायद देखी होगी, और वो बहुत ही हिट मूवी हुई थी उस टाइम पर। तो अब हमें ये जो है, ये जो चित्र है, ये 10 अप्रैल को ये पिक्चर खींची गई थी टाइटेनिक की। उसके बाद देखिए ये कुछ पिक्चर है जो आपको दिख रही होगी। ये वो बर्फ की चट्टान है जो उसका चित्र लिया गया था। यहाँ पे ये जो काला काला धब्बा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है? तो ये क्या है? ये वो दिखा रहा है जब जो जहाज की टक्कर हुई थी। और एक साइड में देखिए ये है डूबता हुआ जहाज है। कुछ लोग जो है लाइफ सेविंग बोट से भागते हुए, मतलब वापस जो वहां से निकल गए थे बच करके, उनका ये है। ये चित्र लिया नहीं गया था। ये चित्र जो है विली स्टोवर के नाम के एक चित्रकार है, उन्होंने 1912 में बनाया था, अपना काल्पनिक चित्र था। ये एक चित्र है जहाँ पे ये दिखाया दर्शाया गया है कि बर्फ का जो वो है उससे टकरा गया, फिर वो बीच से 2 टुकड़े में टूट गया और टूट करके डूब गया। तो हमने इसके आंकड़े इकट्ठा करे हैं। अब इसमें आंकड़े क्या इकट्ठा किए? देखिए ये हमारे आंकड़े हैं उसके। तो जैसे हम ट्रेन में चलते हैं, सफर करते हैं, तो ट्रेन में तो बहुत सारे बच्चे और जो है सफर किए होंगे। तो ट्रेन में जब हम जाते हैं तो हमारे पिताजी लोग क्या करते हैं, तो वहां पे टिकट लेते हैं। तो एक तो टिकट होता है जनरल क्लास का टिकट लेते हैं, एक होता है रिजर्वेशन क्लास का हम टिकट लेते हैं। तो रिजर्वेशन क्लास में भी बहुत सारे क्लास होते हैं। फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन ले रहे हैं आप, सेकंड क्लास का ले रहे हैं, स्लीपर क्लास का ले रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो है उस जहाज में भी व्यवस्था की गई थी कि फर्स्ट क्लास के भी टिकट थे, सेकंड क्लास के टिकट थे और थर्ड क्लास के टिकट थे।
तो वो अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए थे जिसमें लोग जाकर के सफर करेंगे। और क्रू मेंबर थे, क्रू मेंबर क्या थे, जो जैसे ट्रेन में जो होते हैं हमारे अंकल, जो टीटी अंकल होते हैं और जो ट्रेन चलाने वाले इंजन में होते हैं, और बहुत सारे लोग होते हैं जो ट्रेन में को ले जाने में हमारी मदद करते हैं, ट्रेन को चलाने। वैसे वहां पे क्रू मेंबर होते हैं, उन्होंने जो है वो जहाज को ले जाने में पूरा मदद करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने नंबर लिखा, तो उस जहाज पे 2224 लोग टोटल जो थे सफर कर रहे थे, जिसमें से 325 जो है फर्स्ट क्लास का टिकट लेकर के जो है सफर कर रहे थे, तो और 285 जो थे सेकंड क्लास में थे, और 607 लोग जो थे थर्ड क्लास के डिब्बे में, तो 908 जो थे वो हमारे क्रू मेंबर थे, जो हमारा उन सब लोगों के लिए हेल्प कर रहे थे और जहाज को चलाने का काम कर रहे थे। तो इन आंकड़ों को अब हम दंत आलेख द्वारा, जो बार ग्राफ है उसकी तरह हम प्रदर्शित करेंगे। तो हमने क्या किया, पहला जो एक्स एक्सेस है उस पे ले लिया कि कौन कौन से क्लासेस के लोग उस पे सफर करें। तो देखिए आप यहाँ पे हमने क्या लिखा, फर्स्ट क्लास लिखा है एक्स एक्सेस पे, यहाँ पे लिखा हमने सेकंड, फिर थर्ड और फोर्थ लिख दिया। अब इधर देखिए आप वाई एक्सेस पे क्या किया, क्योंकि हमारा आंकड़ा जो था वो 900 कुछ तक था, इसलिए हमने क्या किया, पहले तो यहाँ पे जीरो रहेगा जो हमारा ओरिजिन होता है, जो हम जहाँ पे स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1 सेंटीमीटर पे हमने 100 मान लिया, फिर 1 सेंटीमीटर पे 200 मान लिया, तो हमने ये बराबर बराबर लिया। यहाँ पे आपको बिल्कुल बराबर से डिस्टेंस माननी है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 100 आंकड़े। तो आपने 1 सेंटीमीटर को 100 लिया तो 1 सेंटीमीटर हो गया, फिर 2 सेंटीमीटर, 3, इस तरीके से 10 सेंटीमीटर तक के 1000 का आंकड़ा हमने दिखा दिया। इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या होगा, जो फर्स्ट क्लास में थे वो थे 325 लोग, ठीक है। तो 325 क्या होगा, तो हमने 325 की ऊंचाई का एक जो है दंड बनाया है, ये इसको बार बोलते हैं, ये एक बार बनाया। तो इसकी जो ऊंचाई है वो हमारी मीनिंगफुल है, वो उसका मतलब है कि वो हम 325 पे ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए 325 वाला है, उसके सामने रखेंगे। लेकिन जो इसकी चौड़ाई है, ये चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है। चौड़ाई आप इसको, आपको अगर इससे ज्यादा मोटा पसंद है तो आप मोटी चौड़ाई कर सकते हैं, अगर आपको इससे पतला दंड पसंद है तो आप इससे पतला दंड कर सकते हैं। हमने 1 सेंटीमीटर मान लिया है, आप इसे 1.5 सेंटीमीटर का बना सकते हैं। आप तो इसके कलर जो हमने ब्लू कलर का यूज किया ना, नीला कलर, तो आप जो है इसका कलर भी बदल सकते हैं, जो आपको कलर पसंद हो, तो इसके कलर का भी कोई मतलब नहीं। अब जब दूसरा दंड बनाएंगे तो दोनों दंड के बीच में हमें कुछ दूरी छोड़नी होती है, ठीक है। अब ये दूरी जो है इसका भी कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ अच्छा प्रेजेंटेशन, अच्छा दिखाने के लिए हम दूरी फिक्स करते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, हमने 3 सेंटीमीटर की दूरी छोड़ दी है, आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की भी दूरी छोड़ सकते हैं, आप 2 सेंटीमीटर की भी दूरी छोड़ सकते हैं, लेकिन जो भी आप दूरी यहाँ पे छोड़ेंगे वो सारे दंड के बीच में इक्वल दूरी छोड़िएगा, ताकि आपका ग्राफ जो है, जो भी आलेख है वो अच्छा दिखे। लेकिन इसकी जो ऊंचाई है वो आपको बिल्कुल फिक्स करनी है नंबर के हिसाब से, तो क्योंकि वो हमारी वैल्यू बताएगी। अब जैसे ये दंड बन गया, तो अब हमने क्या, नंबर हम अगर भूल भी जाए तो अब हमने कहा कि ये बताइए किस कंपार्टमेंट में और किस उसमें कैटेगरी में सबसे ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। तो आप देखिए सबसे ऊंचा दंड कौन सा है बच्चों, सबसे ऊंचा जो है क्रू मेंबर का दंड है, ये वाला, ठीक है। तो इस वाले दंड में क्या हो रहा है, ये आप देख सकते हैं कि 900 से भी ज्यादा लोग जो है सफर कर रहे थे, तो उसपे क्रू मेंबर सबसे ज्यादा थे। अब हमने कहा किस कंपार्टमेंट में सबसे कम लोग सफर कर रहे थे, तो सबसे छोटा दंड कौन सा, तो ये देखिए सेकंड क्लास वाला सबसे छोटा, ठीक है। तो आप इससे फौरन जानकारी ले सकते हैं कि सेकंड क्लास का जो टिकट है वो सबसे कम बिके थे, और सबसे कम जो है उस क्लास में लोग सफर कर रहे थे। तो क्योंकि वो जहाज डूब गया था और उसमें 1500 से ज्यादा लोग मर गए थे, लापता हो गए थे, तो उसका भी आंकड़ा हमारे पास हमने इकट्ठा करके रखा हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास आंकड़े हैं कुछ, तो जो आंकड़े हैं ये उसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास के हिसाब से हर क्लास के कितने लोग जो है जिनकी जो मृत्यु हो गई थी और वो वहां पे नहीं मिल पाए थे, हाँ, तो वो देखिए 1514 लोग ऐसे थे जो उस हादसे में नहीं रहे और उनको वो हुआ। तो उनका भी आंकड़ा देखिए हमने क्या, 100 साल से भी ज्यादा पीरियड हो गया, अभी तक के हमने आंकड़े संभाल के रखे हैं, ताकि हम इन आंकड़ों का आगे यूज कर सकें। और भी बहुत सारे आंकड़े हमें इसी तरीके से जो है रखते हैं, और जिससे हमें फ्यूचर में भी पता चलता है चीजों को। तो अब इसका दंड आलेख बनेंगे, तो सेम वैसे ही हमने किया है जैसे पहले किया था। एक्स अक्ष पे हमने जो है क्लासेस लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और क्रू मेंबर, और वाई एक्सेस पे हमने वैसे ही नंबर लिखे हैं, 100, 200, 300, 400, 500 से 800 तक के, और उसके दंड बना दिए। तो अब अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा मृत्यु होने वाला कौन से क्लास के लोग थे, तो आप देखिए क्रू मेंबर ही सबसे ज्यादा उनकी डेथ हुई थी। सबसे कम किस क्लास के लोगों की डेथ हुई थी, तो सबसे कम देखिए आपको दिख रहा है फर्स्ट क्लास के लोग ऐसे थे जिनकी सबसे कम डेथ हुई थी। कितनी हुई थी, वो 100 कुछ लोगों की डेथ हुई थी फर्स्ट क्लास से, ठीक है। और अगर हम क्रू मेंबर में पूछेंगे तो आपको दिख रहा है ये दंड 700 से थोड़ा सा नीचे है, तो इसका मतलब है 700 से थोड़े कम लोगों की मृत्यु हुई थी।
ठीक है। तो इस तरह के सवालों का जवाब आप दंड से निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर क्या हम ये दो-दो अलग-अलग हमने दंड ग्राफ बनाए हैं, क्या इनको एक साथ भी बना सकते हैं? क्योंकि ये हैं तो आंकड़े एक ही घटना के। तो अगर हम एक ही घटना के आंकड़ों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, तो हाँ, हम मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें बहुत सारे हो सकते हैं, दंड उस तरह का भी एक दंड ग्राफ बनाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों तालिकाओं को कंबाइन कर दिया, जोड़ दिया एक साथ। तो देखिए ये एक तालिका बनाई है हमने, उसमें क्या हो रहा है कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास रखा है और उसका पहले वाले में हमने उसके नंबर्स जो सवार थे उनका नंबर लिख दिया, फिर जिनकी मृत्यु हो गई उनका नंबर लिख दिया। तो ये सारे नंबर्स के बाद अब हम इसका दंड आलेख बना रहे हैं। तो हमने ये एक दंड आलेख बनाया। तो अब क्योंकि अगर हम सेम कलर यूज करेंगे ब्लू कलर, तो हमें पता नहीं चलेगा। तो हमने क्या करा, दो अलग अलग रंगों का यूज किया है। तो हमने ब्लू वाला रंग तो यूज किया है इसके लिए जो कि हमारे पास सवारी थे, और हमने लाल रंग का यूज किया है जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि हमने छोटा सा गैप भी दे दिया है इन दोनों दंड के बीच में। जो फर्स्ट क्लास है उसमें हमने दो दंड जो बनाए हैं, तो उनके बीच में एक गैप है। आप चाहे तो ये गैप नहीं भी दे सकते हैं, आप बिल्कुल बराबर बराबर बना सकते हैं, आप थोड़ा ज्यादा गैप भी दे सकते हैं। इसका कोई भी मतलब नहीं है कि आप गैप दे रहे हैं, नहीं। लेकिन दो अलग अलग कैटेगरी में दो अलग अलग क्लासेस के लिए अगर हम दंड बनाएंगे, उनमें गैप जरूरी है। जैसे यहाँ से यहाँ के बीच का जो गैप है, ये जरूरी गैप है। ये जो भी आप गैप देंगे वो यहाँ पे सब जगह इक्वल गैप देंगे, लेकिन इसके बीच का गैप आप दें और ना दें, इसका कोई भी बहुत मतलब नहीं होता है। इस दंड में सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारी ऊंचाई का होता है। बच्चों ये ध्यान रखिए, ऊंचाई बिल्कुल सही होना चाहिए। जो नंबर दिया है एग्जैक्टली उसी नंबर की ऊंचाई का हम दंड बनाएंगे। हम चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, चौड़ाई को कम कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। लेकिन ऊंचाई को हम नंबर के हिसाब से ही बनाते हैं, अपने पटरी की सहायता से। जो पटरी हम यूज करते हैं ना, उस पटरी से हम लकीरें बनाते हैं, तो उसकी सहायता से हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब एक और हम उदाहरण ले रहे हैं कि जैसे हमने 4 वर्षों का जो है बच्चों छात्रों का ले लिया कि किस डिवीजन से वो पास हुए हैं, कि कौन से कितने छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, कितने छात्र सेकेंड डिवीजन से पास हुए हैं, कितने छात्र थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। और 4 साल हमारे पास दिए हुए हैं, 2011, 12, 13, 14 का डेटा है हमारे पास ये। अब इसमें तो हो क्या रहा है कि 3 तरह के हमको डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, और साल भी है। तो ये जो पहला वाला साल है इसको हम एक चर मान लेंगे, पहला वाला चर मान लेंगे, ठीक है। और जो डिवीजन है ये जो है ये दूसरा वाला चर मान लेंगे। तो इस चर को एक्स एक्सिस पे लिख देंगे, और ये वाले चर की जो वैल्यू जो ले रहा है इसको वाई एक्सिस पे कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा, हर कैटेगरी में जो साल है उसके 3 दंड बनेंगे। तो हमने देखिए वैसे ही दंड बनाया, हमने क्या बनाया, 2011 में 3 दंड बनाए। तो ये क्या हो रहा है, जो नीले कलर का दंड है वो क्या शो कर रहा है, फर्स्ट क्लास जिन बच्चों ने पास किया है। जो लाल वाला दंड है वो क्या शो कर रहा है, हमने साइड में लिख भी दिया, सेकंड क्लास से जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। और जो हरा वाला है वो थर्ड क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए हरा कलर यूज। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, आप कलरों को बदल सकते हैं। आप जो है पेंसिल से बना रहे हैं तो आप अलग अलग शेड कर सकते हैं ताकि पता चले, उसके बीच में कुछ और भी डिजाइन बना सकते हैं, अलग अलग डिजाइन, ताकि हम डंडों के बीच में कुछ डिफरेंस कर सकें, मतलब उनको देख सकें, ठीक है। तो इस तरह से हमने वो करा। तो देखिए इनके बीच में हमने गैप नहीं दिया, मैंने जानबूझ के गैप नहीं दिया ताकि आपको ये पता चले कि अगर हम डंडों के बीच में यहाँ पे गैप नहीं दे रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं। थोड़ा सा गैप दे रहे हैं तो ठीक है, दे सकते हैं, लेकिन ये वाला गैप देना जरूरी है जो इधर गैप दे रहे हैं। और ये जो है गैप की कोई चौड़ाई जो है फिक्स नहीं है, ठीक है। ये जो दूरी है इसको आपको फिक्स करना है खुद, ठीक है, कि आप कोई भी चौड़ाई लेंगे तो सब में बराबर लेंगे। मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया हमारे पास दंड आलेख। अब आते हैं कि अक्सर हम आंकड़ों का संगठन करना चाहते हैं। तो ये तो अब हो गया, पिक्चराइजेशन कर रहे थे हम अभी तक के, कि अपने आंकड़ों को हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, ताकि अगर आंकड़े आपको नहीं भी दिख रहे हैं तो आप उनके फिगर से, उनकी पिक्चर से, उनकी जो हमारे पास मौजूद चित्र है उस चित्र से हम बहुत सारी जानकारी निकाल सके। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम नंबरों को रखना चाह रहे हैं और उनकी डिटेल से आप कुछ उसमें गणित लगाना चाह रहे हैं कि हाँ क्या आंकड़ों को जोड़ सकते हैं, क्या आंकड़ों को घटा सकते हैं, या आंकड़ों में कुछ गुणा करके हम कुछ निकाल सकते हैं, कुछ मानक कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर हम जो है आंकड़ों को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में क्या लिख सकते हैं, उससे भी हमको कोई जानकारी मिल सकती है। तो ये है कि हमारी जो शिक्षिका है वो नीलम जी, वो चाहती हैं कि बच्चों ने अंग्रेजी का जो टेस्ट दिया था उसके कैसा प्रदर्शन किया। तो उन्होंने क्या किया, सारे बच्चों के प्राप्त अंकों को लिख दिया। अब ये अंक तो आ गए, लेकिन अंकों से हमको ये नहीं पता चल पाया कि कौन से विद्यार्थी के कौन से अंक हैं।
ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि विद्यार्थी किस तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, किस तरीके का उनका परफॉर्मेंस आ रहा है। तो उसके लिए हमने कहा नहीं, हम टेबल में उनके रोल नंबर और नाम के हिसाब से हम तालिका बनाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उसको तालिका वाइज हम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, रोल नंबर लिखा, नाम लिखा, उसके बाद 50 में से प्राप्त अंक लिखे कि 50 नंबर का उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें से उन्होंने कितने अंक आए। तो देखिए, रोल नंबर 1 2 3 4 5 10 छात्र थे, तो 10 का वो लिख दिया। फिर उनका नाम लिख दिया, अजय, अरमान, आशीष, दीप्ति, फैजान। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, अजय को 23 नंबर मिले हैं, अरमान को 35 मिले हैं, आशीष को 48 मिले, वेरी गुड, है ना। इस तरीके से सबको वो मिले। लेकिन अब अगर हमको पता करना है कि सबसे ज्यादा नंबर किसको मिले, तो हम सबको देखना पड़ेगा एक बार, सबसे कम नंबर किसको मिले, कौन सा बच्चा है जो वीक हो रहा है अंग्रेजी में, उसके ऊपर हमें फिर से उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे, कुछ उसको गिफ्ट देंगे, कुछ इनाम देंगे, ताकि वो और अच्छा करे। तो ये सारी जो जानकारी है वो शिक्षक को चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जिसको हम असेंडिंग, उसको जिसको हम जो है बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में बोलते हैं। तो हमने क्या किया, घटते क्रम में नंबरों को लिखा। तो घटते क्रम में जैसे लिखा, तो हमने साथ में रोल नंबर और नाम को उसी तरीके से फिर से हमने लिखा। तो 48 जो था सबसे ज्यादा नंबर था, जिसके आशीष के आए थे, जिसका रोल नंबर 3 था। तो ये सारा आंकड़ा पहले नंबर पे आ गया। फिर हमने कहा 46 जो है वो नंबर सेकंड नंबर पे आएगा, तो गोविंद को मिले थे और इसको मिले थे। तो हमको ये पता चल गया कि हाँ, आशीष और गोविंद बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम देखना चाह रहे हैं कि 30 से ज्यादा नंबर किन बच्चों को मिले। तो आप देखिए यहाँ पे 30 ये है, तो दीप्ति को 30 अंक प्राप्त हुए हैं। लेकिन मनीषा को जो है 32 मिले हैं, अरमान को 35 मिले हैं, नीरज को 38 मिले हैं, और गोविंद को 46 और 48 50 में से आशीष को मिले हैं। तो आशीष तो सबसे अच्छा टॉप कर गया है, और बाकी लोगों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन हमारे कक्षा का वीक विद्यार्थी कौन रह गया, जिसको अंग्रेजी में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो वो देखिए क्या हो गया, 13 नंबर प्राप्त हुए जय को। तो अब हम जय से बात करेंगे कि हाँ जय भाई, क्या परेशानी हो रही है आपको, आपको क्या दिक्कत हो गई थी, क्या टेस्ट में कुछ नहीं समझ पाए। ठीक है, तो उस तरीके से तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल करके हम अपने जो भविष्य के जो आकलन होंगे उनको करेंगे, और जो भी बच्चों की परफॉर्मेंस वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कुछ ऐसे जो है प्रतिनिधि मान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जिनको बोलते हैं, जिनसे हम पूरे क्लास और पूरे ग्रुप के आंकड़ों के बारे में एक नंबर में बता सकते हैं। एक नंबर में अब हम क्या चाहते हैं, जैसे कि हमने कहा कि एक छात्र जो है रोज पढ़ाई करता है 5 घंटे, 5 घंटे पढ़ता है रोज। ठीक है, जैसे ईशा का एग्जाम्पल ले रखा है, तो ईशा क्या है, रोज 5 घंटे पढ़ाई करती है। अब ईशा के घर में ऐसा तो नहीं है कि ईशा रोज 5 घंटे ही पढ़ाई करेगी। कभी ईशा जो है 6 घंटे भी पढ़ाई कर रही थी, कभी ईशा 7 घंटे पढ़ाई कर रही थी। तो हमने कहा ईशा से कि पूरे सप्ताह के जितने दिन तुमने पढ़ाई करी है, वो सारे हमको लाके लिख के देना। तो ईशा ने क्या किया, सोमवार में जो पढ़ाई करी थी वो लिख दिया कि हाँ 5 घंटे पढ़ाई करी। सो मंगलवार को कि उसने 6 घंटे पढ़ाई करी, उसमें लिख लिया और ला करके दे दिया। अब क्या है, ये आंकड़े बन गए हमारे पास ईशा की पढ़ाई के। अब ईशा ने कितने घंटे पढ़ाई, अब हमने क्या किया, उसका एक औसत बनाया, जिसको हम प्रतिनिधि मान बोलते हैं, औसत। अब उस औसत से हमने कहा 5 घंटे, लगभग औसतन 5 घंटे ईशा पढ़ती है। इसका मतलब ईशा जो है कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, ऐसे कुछ भी पढ़ रही है, लेकिन उसका जो औसतन पढ़ने का समय है रोज, वो 5 घंटे है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, हमारा जो प्रदेश है उसमें रोज टेम्परेचर बढ़ता है, मौसम बदल रहा है, टेम्परेचर बदलेगा। तो हम देखेंगे प्रदेश में इस वर्ष में कितना औसत तापमान रहा। तो हम क्या कर रहे हैं, रोज के तापमान को लिखते जाते हैं, उसके बाद उसमें का औसत निकाल लेते हैं। हमने देखा विद्यार्थी हमारी कक्षा में किस आयु के विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब वो कितना वो कर रहे हैं, तो हम उसका औसत निकाला तो 12 आ गया। तो ये सारे हम औसत जो है जानने की कोशिश करते हैं कि एक नंबर से सारे आंकड़े की जानकारी मिल जाए। समझ रहे हैं कि हमारे पास आंकड़े तो हम इकट्ठा कर लिए, प्रदर्शित कर दिए, क्योंकि आंकड़े तो बहुत ज्यादा है। तो एक ऐसा नंबर हमको बताइए जिस नंबर से सारे आंकड़े के बारे में पता चल जाए, उसी को हम प्रतिनिधि मान, इसीलिए उसका हमने नाम ही दिया है प्रतिनिधि मान। कि वो क्या कर रहा है, वो नंबर जो है, वो आंकड़ा जो पूरे आंकड़ों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो इसीलिए हमने उसका नाम रख दिया प्रतिनिधि मान। ठीक है, क्योंकि वही एक ऐसा नंबर। अब प्रतिनिधि मान का एक बहुत खास बात है कि जरूरी नहीं है कि वो आंकड़ों में हो। कभी कभी ऐसा होगा कि आंकड़ों में किसी भी ईशा ने 5 घंटे पढ़ाई नहीं करी। ठीक है, लेकिन मान जो है वो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि ईशा कभी 5.5 घंटे पढ़ रही थी, कभी 6 घंटे पढ़ रही थी, लेकिन प्रतिनिधि मान तो ये, लेकिन क्या है, वो उसका औसतन वो उतना पढ़ाई करती है।
हम इसी तरीके से पहला प्रतिनिधि मान जो है वो हम जो है बना रहे हैं अंकगणितीय माध्य। अंकगणित आपने पढ़ी जिसको अर्थमेटिक बोलते हैं, और माध्य जो है वो मीन होता है। तो अंकगणितीय माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहला है सिंपल, इसको मीन भी बोल सकते हैं आप, माध्य भी बोल सकते हैं। उसके लिए एक एग्जांपल लिया कि हमारे पास दो बर्तन है, ठीक है, और दोनों में जो है दूध रखा हुआ है। एक बर्तन में 20 लीटर दूध रखा हुआ है, दूसरे बर्तन में 60 लीटर दूध रखा हुआ है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि दोनों बर्तन में बराबर बराबर दूध है, या औसतन कितना दूध रखा है। तो हम क्या करेंगे, कुल दूध की मात्रा को पहले निकालेंगे। तो क्योंकि एक में 20 लीटर था, एक में 60 लीटर था, तो हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो जोड़ने से क्या आया, हमारे पास 20 प्लस 60 80 आ गया। तो 80 लीटर दूध था। अब क्योंकि बर्तन तो दो है हमारे पास, तो हमने दो से उसको भाग दे दिया, तो हमारे पास आ गया 40 लीटर दूध जो है। अगर हम बराबर बराबर दोनों बर्तनों में दूध रखना चाहें तो 40-40 लीटर दूध हम उस दोनों बर्तन में रख सकते हैं। यही एक हमारा उसका औसत है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, अगर बहुत सारे आंकड़े हैं तो हम माध्य जो है, अंगणितीय माध्य जिसको औसत बोल रहे हैं, वो हम इस तरीके से बनाएंगे कि सभी जो भी हमारे पास आंकड़े हैं जिसको का योग कर देंगे, और उसके बाद उन आंकड़ों की संख्या को डिवाइड कर देंगे। दैट मीन हम उसका भाग दे देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे पास प्रतिनिधि मान निकल करके आ जाएगा। तो अब हम पहला उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण क्या है, आशीष 3 क्रमबद्ध के दिनों में क्रमशः 4 घंटे, 8 घंटे और 3 घंटे पढ़ता है, ठीक है। अब क्या करना है, उसका प्रतिदिन पढ़ने का औसत समय बताना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आशीष ने कितने घंटे कुल पढ़ाई करी। तो आशीष के जो है, हमने 4 घंटे पढ़ा पहले दिन, दूसरे दिन 5 घंटे पढ़ा, तीसरे दिन 3 घंटे पढ़ा। तो क्या हो गया, 4 प्लस 5 प्लस 3, तो 4 5 9 और 3 12 घंटे। तो 12 घंटे कुल पढ़ा उसने, कितने दिन में पढ़ा, 3 दिन में पढ़ा। तो 3 से हमने उसको भाग दे दिया, तो कितना होंगे, 4। तो उसका औसत आया 4 घंटे। तो आशीष जो है 4 घंटे प्रतिदिन दिन पढ़ता है, ठीक। दूसरा देखते हैं, एक जो है बल्लेबाज है, उसकी हमने 6 पारियां देखी, और पिछली 6 पारी में उसने कितने रन बनाए। तो हमने देख लिया, पहले दिन उसने पहली पारी में 36 बनाए थे, दूसरे में 35 बनाए, तीसरे में 50 बनाए। अब हमने क्या किया, उसका औसत निकालना चाह रहे हैं, जो हमारा अंगणितीय माध्य है। तो हमने क्या किया, कुल रन पहले निकाले, तो सबका सम कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो जब हमने उसको योग किया तो योग आया 282। फिर हमारे पास कितनी पारियां थी, 6 पारियां हैं ये। तो हमने 6 का उसमें जो है डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही हमने उसको भाग दिया तो हमारे पास 47 आ गया। तो अब हमें पता चल गया, ये 47 से एक ऐसा नंबर है कि जो हमारा बल्लेबाज है वो औसतन 47 रन बनाएगा, हमें ये पता चल, ठीक है। तो जब अगली पारी वो 7वीं खेलने जाएगा तो हमारे पास एक दिमाग में रहेगा कि इसका औसत 47 है। तो ये क्या होगा, लमसम 47 रन के आसपास हो सकता है, ये सेंचुरी मार दे, हो सकता है ये 100 रन बना दे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उसका औसत जो है वो जो भी पिछले 6 पारियों का था वो 47 था। क्योंकि आप अगर इसमें देखिए तो जो भी हमने आंकड़े इकट्ठा किए तो उसमें एक भी बार उसने 47 रन नहीं बनाए। कभी उसने 46 रन बनाए, कभी 60 रन बनाए, कभी 55 रन बनाए। तो जो औसत आप जो उसका बता रहे हैं, जो उसका प्रतिनिधि मान है, वो क्या कर रहा है, वो उसे औसतन रिप्रेजेंट कर रहा है, औसतन बता रहा है कि वो हमारा कितना वो कर पाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास हमने एक और चीज को डिफाइन किया है जिसका नाम है प्रसार, जो रेंज है। अब क्या करते हैं, हम इसको इसलिए बनाते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ वो कितना ज्यादा जो है वेरी कर रहा है। तो हमने क्या किया, सबसे बड़ी वैल्यू जो है उसको लिया और सबसे छोटी वैल्यू लिया, ठीक है। मतलब सबसे बड़ा जो आंकड़ा था वो, और सबसे छोटा आंकड़ा, उसके बीच का जो डिफरेंस आया उसको हमने रेंज से डिफाइन किया है, जिसको हम प्रसार बोलते हैं। तो उदाहरण हम देते हैं। तो उदाहरण देखिए क्या है कि हमने एक स्कूल के 10 अध्यापकों को लिया कि उनकी आयु का आंकड़ा लिया हुआ है और वो हमको दिया हुआ है। अब हमारे पास कई सारे सवाल हैं कि सबसे बड़ी उम्र वाले अध्यापक की आयु क्या है। तो इसमें देख लीजिए सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा आंकड़ा अगर हम ढूंढेंगे तो हमें 54 दिखाई दे रहा है। तो 54 क्या है, वो हमारे सबसे जो ज्यादा आयु के जो अध्यापक है उनकी आयु है। सबसे छोटा कौन सा है, तो अगर आप देखिए तो 23 जो है वो सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे जो यंगेस्ट, सबसे जो हमारे कम उम्र के जो अध्यापक हैं तो वो हमारे 23 वर्ष के हैं। अब हमारा दूसरा सवाल है, अध्यापकों की आयु का परिसार बताइए। तो हमने क्या किया, इनका जो सबसे बड़ी आयु थी 54 और सबसे छोटी आयु थी 23, उनका जो है डिफरेंस ले लिया।
तो डिफरेंस लेके उनको घटा दिया यहाँ से, तो अब हमारे पास 31 वर्ष आ गया। ठीक है, तो जो 31 वर्ष है ये हमारा प्रसार है। ये बता रहा है कि हमारे पास इतने ज्यादा गैप का जो है डेटा, जो आंकड़ा है वो मौजूद है। मतलब इतने सबसे ज्यादा आयु के ये है। अब अगर हम औसतन बात करें कि औसतन कितने आयु के जो हमारे अध्यापक हैं, तो औसतन के लिए हमने क्या किया, सारे अध्यापकों की आयु का जोड़ दिया और 10 का भाग कर दिया, क्योंकि 10 तो जोड़ने पे हमें 350 मिली। तो 350 बटे 10 करेंगे तो 35 वर्ष जो आयु है वो औसत आयु है हमारे स्कूल के अध्यापक की, जो औसतन आयु है। तो इस तरीके से हम प्रसार और दो एक माध्यिका ये आपने पढ़ा है। इसमें और भी बहुत सारे करते हैं, क्योंकि आज तो हमारे पास समय तो लिमिटेड है, इस वजह से हम इससे ज्यादा तो नहीं जा सकते, लेकिन इसमें आपको जो भी सवाल है वो चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अब मैं जो हूँ इसकी कोई एक ब्रांच के बारे में बात करूंगा। एक गणित की एक ब्रांच है जिसका नाम है सांख्यिकी, जो अभी डॉक्टर आशीषा जी ने बताया था कि हाँ जो सांख्यिकी एक जो है ब्रांच होती है मैथ्स की। जैसे आपने अंकगणित पढ़ा होगा और बीजगणित पढ़ा होगा, इसी तरीके से और भी आप जैसे जैसे गणित में आगे बढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी। ऐसे एक ब्रांच जो है वो सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स जिसे बोलते हैं। इसके अंदर हम आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों को संग्रहण, आंकड़ों का के गुणों की आकलन करना, उनका उपयोग करना, ये सब पढ़ते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सी ब्रांच है। इसमें बीएससी, एमएससी और पीएचडी सारे कोर्सेज होते हैं। जैसे मैंने किया हुआ है, मैंने बीएससी किया सांख्यिकी में, गणित में भी किया है, बीएससी में गणित भी पढ़ी है और फिजिक्स भी पढ़ी है ना। उसी तरीके से एमएससी लेकिन मैंने सिर्फ सांख्यिकी में किया, फिर पीएचडी मैंने सांख्यिकी में किया। तो इस तरीके से उसमें क्या है, आप सारे आंकड़ों के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अब आंकड़ों के बारे में बात करते हैं। हमारे पास जो है सरकार ने एक मिनिस्ट्री भी बना रखी है, जिस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये मिनिस्ट्री जो है काम क्या करती है, ये आंकड़ों को अच्छे से स्टडी करती है, अच्छे से उसका यूज करती है और हमारे लिए उपयोगी बना करके हमारे लिए प्रोग्राम, मतलब नए नए जो है जो सरकार के प्रोग्राम चालू होते हैं, सरकार जो जो हमारे लिए डेवलपमेंट के काम करती है हमारे लिए, तो वो सारे जो है डेवलपमेंट की चीजें आंकड़ों के बेस पे इस मिनिस्ट्री में सारे चेक किए जाते हैं। अब मिनिस्ट्री है तो वहां पे काम करने वाले भी लोग होंगे। आप लोगों ने भारतीय जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो आईएएस बोलते हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा का नाम सुना होगा। इसी तरीके से एक और सेवा होती है भारतीय सांख्यिकी सेवा, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज। तो ये सर्विस जो है यूपीएससी से ही कंडक्ट की जाती है, यूपीएससी से कराता है। 1961 में जो है इसका बजट पास हुआ था और उसके बाद 1967 में पहली बार इसकी परीक्षा कराई गई और 1968 में पहले बैच में ज्वाइन किया। अब उसके बाद से हर साल हम भारतीय प्रशासनिक सेवा, ये सांख्यिकी सेवा में जो है लोगों को भर्ती करते हैं और वो जो है मिनिस्ट्री में और अलग अलग जगह पे सांख्यिकी के लिए काम करते हैं और हमारे देश की सेवा करते हैं। मेरे खुद के पढ़ाए हुए 3 विद्यार्थी जो हैं सांख्यिकी सेवा को ज्वाइन किए हैं। पिछले साल एक विद्यार्थी ने ज्वाइन किया, इस साल 2 विद्यार्थी जो हैं फाइनली सिलेक्ट हुए हैं और वो जाकर के भारतीय सांख्यिकी सेवा को ज्वाइन किए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे जो है विद्यार्थी जो अपना जैसे, हाँ एक चीज और बता दूं, इस उसमें सर्विस में जाने के लिए पहले तो एमएससी सांख्यिकी में करना होता था, लेकिन अभी क्या है जो है यूपीएससी ने चेंज किया है, उन्होंने कर दिया है कि बीएससी अगर कोई सांख्यिकी विषय से करेगा तो वो इस सर्विस में बैठ सकता है। ठीक है, अब आगे हम आते हैं। ये है हमारे वहाँ के एक बहुत ही जो है अच्छे वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनको हम फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इन्होंने इंडिया में सांख्यिकी के लिए बहुत काम किया। वैसे तो ये प्रेसिडेंसी कॉलेज में इन्होंने ज्वाइन किया था और ये प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे। 1922 में ये प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स थे और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में अपना एक वहां पे प्रेसिडेंसी कॉलेज में कोलकाता में एक अपना ग्रुप बनाया, अपने दोस्तों को बताया और बहुत अवेयरनेस फैला करके खुद भी सांख्यिकी में रिसर्च किया। एक इन्होंने एक नया महालनोबिस डिस्टेंस के नाम से एक ऐसा मेजर बनाया था जो बहुत ही पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया और इसी वजह से भारत सरकार ने जो है उनका जन्मदिन जो है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में डिक्लेयर कर रखा है। तो हम लोग 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं, जो कि प्रोफेसर महालनोबिस जी का जन्मदिन है। और इन्होंने जो है एक इंस्टीट्यूट बना दिया पूरा,
वो भी आजादी से पहले 17 दिसंबर 1931 में एक कोलकाता में एक संस्थान बनाया गया जिसका नाम है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसमें क्या होता है, इसमें बी स्टैट, बी मैथ, एम स्टैट्स, एम मैथ और पीएचडी मैथ और स्टैट्स और कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम होते हैं। बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज कराए जाते हैं, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल की मैनेजमेंट होती है। ये सब आप जब बड़े आगे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये सांख्यिकी और गणित और कंप्यूटर, जो आजकल कंप्यूटर का युग हो गया है ना, तो उस युग के हिसाब से इस तरह की पढ़ाई जो है बहुत स्पेशलाइज कर दी गई है। तो वो सब यहाँ पे उस जमाने से पढ़ाई शुरू हो रही है। फिर हमारे सांसद जब हमारा देश आजाद हो गया तो 1959 में जो है इस इंस्टीट्यूट को नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूट की तरह बना दिया गया। फिर इसके और सारे सेंटर खोल दिए गए। दिल्ली में भी एक संस्थान बनाया गया जिसका नाम भारतीय सांख्यिकी संस्थान दिल्ली है। एक चेन्नई में बना दिया हमने उसका सेंटर, एक तेजपुर में बना दिया, और भी कई सारे सेंटर डेवलप किए ताकि हमारे देश के बहुत सारे लोग जो हैं सांख्यिकी को आगे पढ़ सकें, आगे सांख्यिकी में रिसर्च कर सकें, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें कर सकें। अब ये देखिए एक और तस्वीर मैंने ली है, इसमें देखिए कृषि महालनोबिस जो है वो प्रोफेसर आर फिशर साहब के साथ हैं। ये प्रोफेसर आर फिशर हैं, इनको वर्ल्ड में फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। इन्होंने भी इस सांख्यिकी में बहुत काम किया, बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, और ये रेगुलरली विजिट करते थे आईएसआई कोलकाता। तो ये चित्र जो है 1945 में लिया गया था, जहां जब ये लोगों का वो था, और इन्होंने बहुत ही मदद करी पीसी महालनोबिस साहब की, और इनका बहुत ही चर्चा करते थे ये लोग, और इन्होंने बहुत डेवलप किया। और पीसी महालनोबिस साहब ने जो कंट्रीब्यूशन किया वो आप कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद जो है 1950 में कंप्यूटर, भारत में कंप्यूटर लाने की एक मुहिम चलाई गई थी, एक कैंपेन शुरू किया गया था। तो उसके जो फर्स्ट जो वो थे, जो एक्टिव पार्टिसिपेंट थे, वो पीसी महालनोबिस साहब थे। और 1950 में वो स्टार्ट किया गया, और उसके बाद 1956 एक ऐसा था, 6 साल के अंदर में आईएसआई कोलकाता को पहला डिजिटल कंप्यूटर मिल गया। ठीक है, तो हम सोचिए ऐसा जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है उसमें पहला डिजिटल कंप्यूटर 56 में आ गया, जो आप उससे, तो उससे बहुत मदद मिली। फिर क्या हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजाद भारत में जो है प्लानिंग कमीशन जब बनाया गया, उसके जो पहले मेंबर होते थे उसमें भी इनका ये पहले मेंबरों में से एक थे। तो उन्होंने बहुत वो किया। फिर देश में पंचवंशी योजनाएं स्टार्ट होना शुरू हुई। तो जो दूसरी पंचवंशी योजना थे उसके जो मेन जिनके अंडर में पंचवंशी योजना बनाई गई पूरी 5 साल के लिए, वो पीसी महालनोबिस साहब थे। उन्होंने ही पूरी पंचवंशी योजना, सेकंड द्वितीय पंचवंशी योजना के नाम से आप देखिएगा, वो पूरी पीसी महालनोबिस साहब जो थे उन्होंने बनाई। उसके बाद उन्होंने और कंट्रीब्यूट, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहा है, उसके बाद इंडिया से सांख्यिकी में बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है। प्रोफेसर आर फिशर हैं, उनकी आयु 101 साल होने वाली है इस साल, ठीक है, वो अभी भी जीवित हैं, और वो बहुत ही मतलब 90 से भी ज्यादा उम्र थी तब भी वो रिसर्च करते रहे। बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन उनका रहा। वो भी आईएसआई कोलकाता में थे पहले, फिर विदेश चले गए। उनके नाम से हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट बनाया गया है जो कि पूरा सांख्यिकी और उस पर रिसर्च करता है। अब क्योंकि बात आई है इसकी, तो मैं एक और दो चीजें बताना चाहूंगा। हमारे देश में बहुत सारे यूनिक संस्थान है। जैसे मुंबई में एक ऐसा संस्थान है जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज, IIPS। वो क्या करता है, सांख्यिकी और जो आंकड़े हैं जो पॉपुलेशन के, उनके ऊपर रिसर्च करता है, उनके ऊपर बहुत सारे कोर्स कराता है। जैसे वो बायो स्टैटिस्टिक्स में एक प्रोग्राम कराता है, बायो स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफी में MSc कराता है, एम फिल का प्रोग्राम कराता है, और PhD के प्रोग्राम कराता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट कराता है। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी तरीके से जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है सब में जो है एक सांख्यिकी विभाग होता है जो कि BSc और MSc कराते हैं। ठीक है, IITs में भी MSc और BSc कराया जाता है। अभी क्या हो गया है, डेटा साइंस, आंकड़ों का जो हमारा विज्ञान है उसके नाम से अभी बहुत पॉपुलरिटी हो गई, क्योंकि उसमें बहुत सारी जॉब आ रही हैं। तो उसमें हमारे बहुत सारे संस्थान है, जैसे हमारा IIT इंदौर है। तो IIT इंदौर क्या है, वो भी जो है एक MSc का कोर्स शुरू करने जा रहा है डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट में, IIM इंदौर के साथ मिलकर के। IIT कानपुर है, उसने एक प्रोग्राम BSc इन डेटा साइंस स्टार्ट किया है। IIT मद्रास है, आप वहां पे देख सकते हैं। और जो है IIT कानपुर, IIT बॉम्बे में MSc इन स्टैटिस्टिक्स में पहले से होता चला आ रहा है। और भी बहुत सारे संस्थान आप जाकर के देखेंगे। ठीक है, जितनी भी संस्थान हैं, जो भी अच्छे अच्छे संस्थान है, सभी लोग जो हैं अब सांख्यिकी और डेटा साइंस, जो आज के नाम में आप देखेंगे डेटा साइंस के नाम से पूरे पूरे विश्व में आजकल काम हो रहा है, तो उस तरह की चीजों को कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका एक अच्छे से रुचिवर्धक वो करना चाहिए, क्योंकि समय भी समाप्त हो गया है। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, और जो भी अगर सवाल है तो आप पूछ सकते हैं।
शिक्षा जी, आप धन्यवाद डॉक्टर अरशद, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से समझाया। मैं कमेंट देख रहा था, बहुत अच्छे कमेंट मिल टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने दिए हैं कि बहुत उन्हें अच्छा से समझ में आया है। और धन्यवाद। बाद में जो आपने जानकारी दी ये भी बहुत रोचक रही, और ये एक्चुअली आगे चल के बच्चों को बहुत काम आएगी। और भी बहुत सारे लोग जो देखेंगे इस YouTube वीडियो को बाद में भी, उनके लिए भी ये एक बहुत ऐसी इंफॉर्मेशंस रहेंगी जहाँ पे वो अपने करियर को चुन सकते हैं सांख्यिकी में। बहुत जी, अच्छा जी। है। मैं इसी के साथ डॉक्टर मिगेन जी से कहूँगा कि वो फॉर्मली धन्यवाद प्रस्ताव के लिए कुछ कहते हैं। धन्यवाद आशीष जी। ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़े सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग विज्ञान के चर्चा कार्यक्रम के 16वें पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। सर्वप्रथम पूरे राष्ट्रीय आविष्कार टीम की तरफ से प्रोफेसर अरशद जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आप सभी लोगों का धन्यवाद। आपने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला और बच्चों को आंकड़ों के जादू के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। आपने समझाया कैसे आंकड़ों को व्यवहारिक जीवन में महत्वपूर्ण है, कैसे आंकड़ों को चित्रलेख, दंड आलेख, प्रसार, प्रतिनिधिमान द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और भी बहुत सी अच्छी और रोचक जानकारी बताई। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चे लाभान्वित हुए होंगे। इसी धन्यवाद की कड़ी में आज के सेशन के संयोजक प्रोफेसर आशीष जी, इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर नीरज शुक्ला जी, अजय कुशवाहा जी एवं टेक्निकल टीम से प्रवीण जी, नीरज जी को कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य शिक्षा केंद्र से हमारे सहयोगी डॉक्टर को सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चों, अभिभावक एवं समस्त अध्यापक गण को कोटि कोटि धन्यवाद। अंत में सभी को धन्यवाद और नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।